राहुल गांधी। राहुल गांधी आफ्टर राहुल गांधी में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी आज लीडर ऑफ ऑपोजिशन कभी उन्हें पप्पू कहा गया, कभी मीम्स बने, कभी सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाया गया। राहुल जी आपको कार्टून लग रहे थे तब, अब संसद में आपके साथ बैठते हैं, आपके विचार थोड़े बदले। अब तो मुझे वो पूरा कॉमेडी शो लगते हैं। पहले अकेले मैं पप्पू हूँ। राहुल ने सर जो ये अमीरी गरीबी की बात की, कौन राहुल? लेकिन शायद आपको पता ना हो, इतनी बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से होने के बावजूद उनकी जिंदगी मुसीबतों से भरी रही। बचपन से ही राहुल गांधी ट्रेजेडीज फेस करते आ रहे थे। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने अपनी दादी को खो दिया। मेरी दादी को मारा। इंदिरा गांधी मैडम प्राइम मिनिस्टर को एम्स लेके आए थे, बिल्कुल खून से लिपटी हुई, गोलियों का तो कोई हिसाब ही नहीं था। और महज 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता राजीव गांधी की हत्या देखी। बचपन से ही उन्हें पॉलिटिक्स, फियर और सिक्योरिटी के साथ जीना पड़ा। राहुल गांधी की कहानी महज एक पॉलिटिशियन की कहानी नहीं, वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसे खुद को नहीं पता था कि वो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं या नहीं, लेकिन फैमिली लेगेसी और देश की पॉलिटिक्स ने उन्हें यहाँ तक लाके खड़ा किया है। और सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी वाकई में बदल गए हैं या फिर ये एक महज पॉलिटिकल पैकेजिंग है। आइए इसे डिटेल में जानते हैं। नमस्कार, मैं फर्स्ट टाइम वोटर हूँ। आप जब फर्स्ट टाइम वोट दिए थे तो आपके दिमाग में क्या था? यहाँ कितने महीने काम करते हो? 4.5 महीने। उसके बाद क्या करते हो? अगर आप बिहार में एक चीज बदलते तो क्या होता? सरकार गलत मिलाप होता है, जैसे सुदामा का। और इस कंपनीज आपको मारना चाहे या खुद 2 मिनट में मार सकते। और कहानी शुरू होती है 19 जून 1970, जब उनका जन्म इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन फैमिली में होता है। उनकी दादी इंदिरा गांधी उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी। Can you imagine any circumstances in which you might once again become Prime Minister of India? I can certainly imagine the circumstances, but the question is whether I want to be or whether I'll agree to be or not. यानी कि उन्होंने जन्म से ही पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर को बड़ी नज़दीकी से देखा था। और आपको लग रहा होगा कि दादी थी तो बचपन बहुत आराम से बीता होगा, लेकिन राहुल का बचपन बिल्कुल भी आम नहीं था। जब एक बच्चा स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मज़े करता है, मस्ती करता है, वहीं राहुल का जीवन सिक्योरिटी, रेस्ट्रिक्शंस और फैमिली ट्रेजेडीज में बीता। 1984 जब राहुल महज 14 साल के थे, उनकी दादी इंदिरा गांधी का कत्ल उन्हीं के बॉडीगार्ड्स ने कर दिया था। इंदिरा गांधी की मौत के बाद प्रियंका और राहुल गांधी को हाई सिक्योरिटी में रखा गया और उनका बचपन बिल्कुल भी आम बच्चों की तरह नहीं था। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें बाहर जाना और दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों से मिलना, यहाँ तक कि फ्रीली खेलने तक की आज़ादी नहीं थी। और उनके स्कूल का एनवायरनमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट रखा गया था। और अगर एजुकेशन की बात की जाए तो राहुल ने अपनी पढ़ाई सेंट कोलंबिया स्कूल से की थी और उन्हें बाद में डून पब्लिक स्कूल भेजा गया। और साल 1984 उनकी दादी इंदिरा गांधी की मौत के बाद उन्हें हाई सिक्योरिटी की वजह से प्राइवेट ट्यूटरिंग दी गई और बाद में विदेश भेज दिया गया। राहुल ने अपनी हायर स्टडीज़ के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को चुना, लेकिन जब वो महज 21 साल के थे, तमिलनाडु में उनके पिता राजीव गांधी की एक सुसाइड बॉम्बिंग में हत्या कर दी गई। और राहुल ने अपने पिता को भी उसी तरीके से खो दिया जैसे कि अपनी दादी को। मैं जब 14 साल का था, ज्योग्राफी की क्लास में था, मैं पढ़ रहा था और मैंने जैसे फोन अपने कान पे लगाया
दादी को गोली मार दी। पिता के एक दोस्त थे, उन्होंने मुझे फोन किया और कहा राहुल बुरी खबर है। मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ, पापा मर गए। कहते हैं और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से राहुल को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से रॉलेंस कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ उन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। लेकिन पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद राहुल और प्रियंका दोनों ही दुनिया से बहुत कट के रहने लगे, पब्लिक लाइफ से बिल्कुल ही दूर चले गए। अब उनकी ज़िंदगी एक आम यंगस्टर्स की तरह नहीं रही। उनके हर कदम पे एसजीपी कमांडोज रहते और उनकी ज़िंदगी पूरी तरह रेस्ट्रिक्टेड होके रह गई। और यही वो फेज था जब राहुल गांधी के अंदर शाइनेस, हेजिटेशन और पब्लिक से डिस्टेंस बना और लोगों ने कहा कि राहुल गांधी बहुत ही रिजर्व्ड हैं और बहुत ही कम बोलते हैं। लेकिन अब सबको पता है कि उनकी चुप्पी के पीछे उनकी ज़िंदगी के कई पन्ने थे, कई ट्रेजेडीज थी और फोर्स सिक्योरिटीज़। और इसी बैकड्रॉप के दौरान राहुल गांधी ने अपनी हायर एजुकेशन का रास्ता चुना और 1995 में डेवलपमेंट स्टडीज़ से उन्होंने अपना एमफिल पूरा किया। Then I went to Harvard University. There I was doing international relations and politics. And then there the same problem came when Papa died. There was a security issue there. Then I went to a college in America in Florida called Rollins College. और राहुल की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं थी। उन्होंने लंदन में एक मैनेजमेंट कंसल्टेंसी में भी काम किया। लेकिन जब वो वहाँ काम कर रहे थे तो उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को सबसे छुपाया और अपने आप को राहुल विंसी के नाम से इंट्रोड्यूस करते थे, क्योंकि अगर लोग जान जाते कि वो नेहरू फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनकी सिक्योरिटी और प्राइवेसी को खतरे में डालने की हालत हो जाती। और असल में ये राहुल का वो फेज था जब राहुल पॉलिटिक्स से खुद ही दूर रहना चाहते थे और वो जानते थे कि अगर भारत लौटकर उन्हें पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना पड़ गया तो सिक्योरिटी, मीडिया और ऑपोजिशन अटैक कभी ख़त्म नहीं होंगे। और 2023 आते आते कांग्रेस को एक नए चेहरे की ज़रूरत थी। सोनिया गांधी अपने हेल्थ की वजह से उम्मीदवार नहीं बनना चाहती थी और हर तरफ एक ही चर्चा थी कि राहुल गांधी को अब कांग्रेस को ज्वाइन कर लेना चाहिए। 2004 टाइम आया और कांग्रेस कमज़ोर लग रही थी। उस समय सरकार बीजेपी की थी और सबको यही लग रहा था कि इस बार भी बीजेपी आराम से जीत जाएगी। और समय आया, गांधी परिवार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया कि राहुल अब अमेठी से चुनाव लड़ने वाले थे। और हाँ, अमेठी वही जगह है जहां कांग्रेस का गढ़ माना गया है। साल 1967 से यहां कांग्रेस ही जीतती आ रही थी। राहुल ने जब अपनी सबसे पहली स्पीच दी तो सब लोग क्यूरियोसिटी से उन्हें देख रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी जी यहाँ की सांसद रही, उसके 20 साल बाद 8 सोनिया जी को चुना, भारी बहुमत से चुना। क्योंकि राहुल एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए यंग फेस थे, यंग युवा थे और पार्टी की नई पहचान थे। नतीजा आया, राहुल अमेठी से जीत चुके थे। पूरी कांग्रेस को लग रहा था कि राहुल को एक यूथ लीडर की तरह पेश किया जा सकता है, कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और हुआ भी वही, राहुल एक यूथ लीडर की तरह सामने आए और कई सारी रैलीज की और लोगों से निचले स्तर पर कनेक्ट करने की कोशिश करी। और 2009 में जब लोकसभा के इलेक्शन लड़े गए तब कांग्रेस एक बार फिर जीती और मनमोहन सिंह एक बार फिर से प्रधानमंत्री बने। 2009 की जीत के बाद राहुल की उम्मीदें और भी बढ़ चुकी थी। अब वो कांग्रेस का चेहरा थे, लेकिन किसको पता था राहुल का असली डाउनफॉल अब
शुरू होने वाला था। यूपीए सरकार पर लगातार करप्शन के आरोप लगने लगे। 2G स्पेक्ट्रम स्कैम, कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, कोल एलोकेशन स्कैम, देश भर में गुस्सा भड़कने लगा था और लोग विरोध में सड़कों पर उतरने लगे थे। और पब्लिक को लगा अगर ये यूथ लीडर करप्शन के खिलाफ खामोश रहेगा तो ये उम्मीदवार कैसे बनेंगे, देश के लीडर कैसे बनेंगे। 2014 के चुनाव आते आते मोदी लहर पूरे देश में फैल चुकी थी। भारत के भाग्य विधाता मतदाता भाइयों एवं बहनों, चलो हालात बदले, देश की सरकार बदले, भाजपा को वोट दे, अब की बार मोदी सरकार। राहुल ने कई रैलीज की और कई स्पीच दी, लेकिन लोगों को उनकी आवाज में एक एग्रेशन नहीं दिख रहा था और एक विजन की कमी महसूस की और नतीजा बीजेपी की एक हिस्टोरिक जीत। कांग्रेस को सिर्फ 44 सीटें हाथ लगी और ये आज तक की कांग्रेस की सबसे बड़ी हार घोषित हुई। ऑपोजिशन ने राहुल को पप्पू का टैग दिया और जोक्स और मीम ने उनकी क्रेडिबिलिटी को मार्केट में पूरा तहस नहस कर दिया। लेकिन राहुल का डाउनफॉल यहीं ख़त्म नहीं हुआ। 2019 में फिर से एक बार लोकसभा इलेक्शन लड़े गए और मोदी सरकार ने कांग्रेस को मुंह तोड़ जवाब दिया और एक बार फिर से चुनाव जीत गए। कांग्रेस हार गई और इतना ही नहीं, राहुल गांधी अपनी अमेठी की सीट भी हाथ धो बैठे और वहां उम्मीदवार बनी स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी जी जीती हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। अमेठी के जनता ने अपना डिसीजन लिया है, मैं उस डिसीजन का रिस्पेक्ट करता हूं। और इस बार ये हार कोई चुनावी हार नहीं थी, ये हार पर्सनल थी, क्योंकि अमेठी की सीट जो कई दशक से कांग्रेस के हाथ में थी वो भी अब चले गई थी। कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाला अमेठी अब उनका नहीं रहा और अब ये समय था जब राहुल नेता और लीडर बनने के ख्याल तो दूर, एक सर्वाइवल इटसेल्फ भी एक सवाल बन खड़ा हुआ था और लोगों ने भी ये मान लिया था कि राहुल गांधी अब लीडर नहीं बन सकता, ना आज ना आने वाले कल में। लेकिन राहुल कहाँ हार मानने वाले थे। 2022 उनका एक ये फैसला, भारत जोड़ो यात्रा, एक ऐसी यात्रा जो भारत के कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जाने वाली थी। ये एक ऐसी यात्रा थी जो 3500 किलोमीटर और 12 स्टेट्स को पैदल कवर करने वाले थे। और इस बार राहुल ने अपने आप को एक उम्मीदवार, एक लीडर के तौर पर इंट्रोड्यूस नहीं किया, वो एक ट्रैवलर के तौर पर सामने आए और लोगों के मुद्दे सुने। एक ऐसा ट्रैवलर जो बारिश में भी ट्रैवल कर रहा था और दिन रात लोगों की आवाज़ सुन रहा था, उनकी उम्मीदें सुन रहा था, चाहे वो एक मजदूर हो, ऊंचे तबके का, नीचे तबके का, सवाल ये नहीं था। और यह वो फैसला था जो राहुल की इमेज को सुधारने लगा। हाल फिलहाल में वो बिहार में भी एक वोट जोड़ो यात्रा निकालने वाले हैं और यहाँ लोगों का नैरेटिव धीरे धीरे चेंज हो रहा है। जहाँ राहुल के मीम्स और उनको अनसीरियस लिया जाता था, हंसा जाता था, अब उन्हें एक सीरियस लीडर मानने लगे थे और अब उनका तौर और तरीका स्पीच में भी पार्लियामेंट में बदलने लगा। अब उनकी स्पीच में कॉन्फिडेंस था, क्लैरिटी थी और एग्रेशन भी नजर आया। अब उनकी बातें जनता सीरियस लेने लगी हैं और मीम्स की जगह भारत जोड़ो यात्रा के रील्स ट्रेंड करने लगे हैं और ये देश की जनता कह रही है कि राहुल अब उस मुकाम पे हैं जहां उनकी कहानी पूरी तरह से बदल चुकी है और वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने एक पक्का ऑपोजिशन फेस बन चुके हैं। और अब आप ही बताओ, क्या राहुल गांधी ऑपोजिशन का फेस बन के रहेंगे या फिर इन फ्यूचर वो एक ऑल्टरनेट लीडर की तरह नजर आएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं आपका खोटा सिक्का, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम
ऐसी ही एक डिटेल्ड और क्यूरियोसिटी भरी वीडियो के साथ। थैंक यू एंड फॉलो फॉर मोर।